बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर इसमें आतिफ वकास और ये लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लास्ट टाइम मैंने चार्ज के मुतालिक बात की थी, चार्ज को डिफ़ाइन किया था, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और मैंने बात अपनी कहाँ पे छोड़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। क्वांटाइजेशन चार्ज की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैटर के किसी भी टुकड़े के ऊपर चार्ज जब भी होगा वो एलिमेंट्री चार्ज ई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी ये n जो है एक इंटीजर होगा, एक नंबर होगा। ये नंबर कहाँ से आएगा? n इज़ एन इंटीजर एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैटर जो है, मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं। तो कोई भी ऐसा स्टेबल पार्टिकल नेचर में नहीं है कि जिसका चार्ज इस तरह हो कि उसमें यहाँ n की जगह या 1/2 हो या 1/3 हो या 1/5 हो, यानी n हमेशा एक इंटीजर होगा और ये e वो एलिमेंट्री चार्ज है जो मिनिमम पॉसिबल हो सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एनी मटेरियल object is E, and E equals 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and that is why we call it elementary charge. E से कम चार्ज किसी भी चीज़ पे नहीं हो सकता। अब जो क्वार्क्स वगैरह हैं उस पर आपको पता है, अब क्वार्क का जो चार्ज होता है वो +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है और डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो वहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोई स्टेबल अप या डाउन क्वार्क नहीं पाया गया कि जो अकेला सरवाइव कर सके। ये हमेशा या तो क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर्स में यानी मीज़ान्स के फॉर्म में होता है, या फिर 3-3 क्वार्क्स या 5-5 क्वार्क मिलकर बेरियंस बनाते हैं, जैसा कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क है लाइक +2/3 और एक डाउन क्वार्क है -1/3। इस वजह से अगर आप देखें तो 4/3 -1/3 यहाँ से आ जाता है जी। 3 अगर सेम ले लें तो इसमें 2 + 2 -1, तो यहाँ से आ जाता है 3/3 यानी 1। इसीलिए जो है प्रोटॉन के ऊपर 1e चार्ज आ जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि ये क्वार्क अकेला जो है इंडिपेंडेंटली रहे। इसलिए ये बात ट्रू है कि n हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा और ये हमें कहाँ से मिलेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद के फ़र्क से मिलेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप न्यूट्रॉन के लिए चेक करें ना, तो न्यूट्रॉन में एक डाउन क्वार्क हो, 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है, इसलिए वहाँ पर फिर 2 -1 यानी 0/3 यानी 0 चार्ज होता है। तो वहाँ पर न्यूट्रॉन में असल में n 0 होता है। चार्ज तो मैटर के हर टुकड़े में होगा क्योंकि चार्ज मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन मसला वहाँ पर n का है। न्यूट्रॉन के अंदर n 0 होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का फ़र्क जो है वो 0 होता है। अब न्यूट्रॉन के केस में या प्रोटॉन के केस में या इलेक्ट्रॉन के केस में फिर ये कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहें, एक प्रोटॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसके लिए n जो है 1 है और उसका चार्ज 1e होगा। आप चेक कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखा जाए तो उसमें कोई प्रोटॉन नहीं होते, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो खुद, इसलिए इसके लिए n -1 होगा। तो इसका मतलब ये है उसका चार्ज -1e होगा। और न्यूट्रॉन के लिए तो मैंने बताया कि अप डाउन 3 क्वार्क्स होते हैं जिनका सम 0 आता है। तो अब हम सेफली ये कह सकते हैं कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा और मैटर की एग्जिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे बुनियादी फोर्स है। और इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुतालिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस अगर आपको कहा जाए कि जी एक बॉडी के ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये आप इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल तादाद कभी सही नहीं बता सकते, ये आप इस तरह से नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी उस पर इतना नेगेटिव चार्ज है तो कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो आप बता सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है, क्योंकि उस मैटर के अंदर प्रोटॉन भी होंगे,
तो जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन तो वो कैंसिल हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एज अ नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है जो लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एज अ पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे, क्योंकि उनके बदले पे प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली एन डिसाइड करता है कि क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए और कितना होना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है कि एन एक इंटीजर होगा, प्लस और माइनस हमारी डिफिनीशन के मुताबिक प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये एक नंबर होगा तो प्लस माइनस इतनी मीनिंग नहीं रखता। इसके साथ ही मैं मूव करूँगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि चार्ज जो है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। इनवेरिएंस वेरिएशन उसमें नहीं आती, सो इनवेरिएंस जो है ये प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। आपने यकीनन ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से जाए कि वो नियरली या स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए मास में भी चेंजेस आती है, मास डायलेट हो जाता है, उसके लिए टाइम भी डायलेट हो जाता है, उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है रिलेटिविटी की वजह से। लेकिन ये बात याद रहे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी है बाकी इफेक्ट्स रिलेटिविटी के होंगे, लेकिन चार्ज उसका सेम रहेगा, उस पर रिलेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, आपको याद होना चाहिए। फिर इस पर एक ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 90% स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, उसकी स्पीड बताई गई हो, और आपसे कहा जाए कि जी बताएं उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। किस चीज़ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी कैलकुलेशन भी की जा सकती है, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी आप कैलकुलेशन बहरहाल कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें एरिया कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ गिवन होगा, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल कम से कम इतना याद रखें कि ये आपको पता हो कि ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो चार्ज तो बेशक कांस्टेंट रहेगा, चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नीचे एरिया है और एरिया में रेडियस आता है, रेडियस लेंथ है, तो लेंथ क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा। तो अगर लेंथ कंट्रैक्ट होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, तो चार्ज ज़्यादा होगा, एरिया कम हो जाएगा तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस फिर मिले जुले इससे रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्री मेडिकल के जो मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट्स होते हैं उसमें इतने टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं देते। आप सेफ हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट जो है अब हम कूलम लॉ की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर का सबसे बुनियादी लॉ और फर्स्ट लॉ वो है कूलम लॉ। कूलम्स लॉ में कूलम लॉ के अंदर चार्जेस की इंटरेक्शन के मुतालिक बात की गई है। वन ऑफ द नेचुरल फोर्सेस एंड दैट फोर्स इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के जब दो चार्जेस, एक Q1 है और एक Q2 है, एक दूसरे के साथ किसी डिस्टेंस r पे पड़े हुए हैं और उनके दरमियान फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, उनके दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं है, तब उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो इस फार्मूला से कैलकुलेट की जा सकती है, r के ऊपर स्क्वायर है। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है। मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, साइज़ जो है इग्नोरेबल है। ये क्या है? पॉइंट चार्जेस। ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। अगर मैंने इनको पॉइंट चार्ज मान लिया है तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान है या इन दो पॉइंट्स के दरमियान है या इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, इसकी टेंशन नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बड़ा बनाया है ताकि आपको नज़र आए। बुनियादी तौर पर ये बहुत स्मॉल है और इसलिए मैं उनको पॉइंट चार्जेस कहता हूँ। पॉइंट चार्ज आप तब कह सकते हैं जब उनका साइज़ जो है उनकी दरमियान के सेपरेशन से बहुत स्मॉल हो।
अच्छा, तो Q1 एक Q पर चार्ज है, Q2 दूसरे Q पर चार्ज है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा है। एक है कि ये जो फोर्स है चार्जिस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब अगर एक चार्ज 3 कूलम है और एक 5 कूलम है तो उनके दरमियान फोर्स जो है लेट्स सपोज हम कहेंगे जी 15 है, ठीक है। अगर आप इस तरह कर लें कि इस वाले को 5 कर लें और इसको 3 कर लें तब भी ये 15 आएगा। लिहाजा जो भी दो फोर्सेस हैं, यानी एक बॉडी 1 है और एक बॉडी 2 है, तो एक वो फोर्स है जो बॉडी 1 पे लग रही है बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ये दोनों आपस में सेम होते हैं। क्या है? सेम है। अगर उनका रेशो लें तो ये 1 आएगा। वजह ये है कि आपने चेक किया कि चाहे 5x3 हो या 3x5 हो, जब तक ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है तब तक हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि एक चार्ज दूसरे पे उतनी ही फोर्स लगाता है जितना दूसरा पहले पे लगाता है। तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं कह दूं कि एक चार्ज को डबल किया, दूसरे को हाफ किया, तो क्या होगा? सिंपली इन दोनों का चार्ज चेंज हो जाएगा, फोर्स उतनी ही रहेगी। लेकिन हाँ, अगर दोनों को डबल किया जाए, इसके ऊपर भी कोई चार्ज ले आए बाहर से, इसको भी कोई और एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर दिया जाए, तो फिर ये हो सकता है कि फोर्स ज़्यादा किया जाए या कम किया जाए अकॉर्डिंगली। तो ये आपको मालूम हो कि ये फोर्स जो है प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब इसमें ये भी है कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव कब होगी? अट्रैक्टिव कब होगी? जब बोथ अपोजिटली चार्ज हो। और रिपल्सिव कब होगी? सिमिलरली चार्ज। अगर सेम चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करेंगे। और अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो अट्रैक्शन को शो करेगा कि जी ये फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स देखें, चाहे वो हेवी न्यूक्लियस हो, यूरेनियम का न्यूक्लियस है जिसका 92 चार्ज है, 92 प्रोटॉन्स जितना, और एक इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट शेल में मौजूद है, तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के ऊपर लगाता है उतना ही वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी लगाता है। ये पता इस प्रोडक्ट से हमें चलता है, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों सूरतों में सेम रहता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कूलम लॉ की, तो ये बात आपको याद रहे। फिर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जी चार्ज डबल किया या हाफ किया वगैरह वगैरह, तो वो अकॉर्डिंगली आपको मैं प्रैक्टिस में फिर प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, उसमें हो जाएगा। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी उसकी नोट कर लें। दूसरी प्रॉपर्टी जनाब यहाँ पर हमें नज़र आ रही है आर की स्क्वायर की। तो एफ इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ आर। ये आर स्क्वायर क्यों है, इसके पीछे कहानी ये है कि जी पॉजिटिव चार्ज है और उसके गिर्द एक फील्ड होती है। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी जो एक फील्ड की वजह से होती है। लाइक हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होती है और वो फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। किसको? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो नेचर में ऐसी कई फोर्सेस हैं, कई फील्ड्स हैं, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। इसका मतलब ये है कि जी अगर डिस्टेंस जो है डबल होता है तो अकॉर्डिंगली फोर्स जो है वो 1/4 हो जाती है, यानी स्क्वायर के हिसाब से कम होती है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ एक बैलून की। अगर आप बैलून की बात करें, एक बैलून है जिसका रेडियस r है और उस पर आप एक स्क्वायर बनाएं, और जब आप उस बैलून को हवा भरते हैं और उसका रेडियस डबल करते हैं तो उसका रेडियस डबल हो जाता है। तो वही जो स्क्वायर आपने वहाँ पे बनाया था वो अभी अपने से 4 गुना ज़्यादा उसका एरिया हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि उस स्क्वायर में जितना भी आपने पेंट लगाया था, कलर लगाया था, वही कलर अब ज़्यादा एरिया पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो इसका मतलब है फील्ड जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। वही जो है एनर्जी या वही फील्ड जो है वहाँ जाकर थोड़ी सी वीक हो गई, उसका इफेक्ट कम हो गया, तो ज़्यादा एरिया पे फैल जाएगा। तो स्क्वायर के हिसाब से इधर आर सिंपली डबल हुआ, लेकिन वो जो एरिया है वो 4 गुना हुआ। तो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई या ग्रेविटेशनल फील्ड हो या फिर कोई स्टार है, कोई सोर्स ऑफ रेडिएशंस है, तो वो इंटेंसिटी उसकी, आप उसकी इंटेंसिटी की बात करें, ये सारी चीज़ें इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से चेंज होती हैं। और यही वजह है कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन होती है तो फिर वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से होती है, यानी उनके दरमियान सेपरेशन को डबल करते हैं तो फोर्स
1/4 हो जाती है, सेपरेशन को हाफ करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इस तरह के मिले जुले उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप ग्राफ बनाए ना एफ और आर के दरमियान तो फिर वो इस तरह होता है। एंड ये ग्राफ जो है इन्वर्स स्क्वायर जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए होता है। तो एफ इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर। और एक्सपेरिमेंटली भी अगर आप ड्रा कर लें तो ये ग्राफ आता है। इसको अमूमन हम 0 से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि कुछ ना कुछ साइज़ उस पार्टिकल का होगा, लेकिन अगर बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन किसी रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका साइज़ 0 नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इधर से शुरू होगा और ये उस ऑब्जेक्ट का रेडियस होगा। तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये ग्राफ इस तरह का होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर 1/r स्क्वायर लिखते हैं तो फिर ये ग्राफ स्ट्रेट होगा, क्योंकि 1/r स्क्वायर के साथ तो इसका रिलेशन डायरेक्ट है, r के साथ इन्वर्स स्क्वायर है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ग्राफ कब स्ट्रेट होगा? ये स्ट्रेट तब होगा जब यहाँ पर 1/r स्क्वायर की वैल्यूज़ लिखेंगे, ये आपको मालूम हो। और फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इस लॉ में, दैट इज़ f इज़ प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख लेता हूँ प्रोपोर्शनल टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम। मीडियम की प्रॉपर्टीज़ के साथ इसका ताल्लुक है। अब k क्या है? k इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कूलोम्स कांस्टेंट है, कूलोम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर है। और इसमें यह है कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी मुख्तलिफ फ़िज़िक्स के फील्ड में हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मैग्नेटिक इंटरेक्शंस किसी मीडियम के अंदर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप परमिएबिलिटी की बात करते हैं। एंड अगर आप उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह की बात करते हैं। अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें अपने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। अगर आप मीडियम के अंदर चार्जेस की इंटरेक्शन देखना चाहते हैं तो वहाँ पर मीडियम की जो प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू सिर्फ फ्री स्पेस के नहीं, आप उस मीडियम की परमिटिविटी आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन फ्री स्पेस की आपको बता दूँ, दैट इज़ 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके उलट है इसकी यूनिट। ये बात याद रखें, अगर एक के याद हैं तो दूसरे के भी याद हो जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू आपको याद हो। अब अगर हम कोई और मीडियम यूज़ करते हैं तो क्या उस मीडियम की वजह से फोर्स चार्जेस के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी, ये देखते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई मीडियम दरमियान में रखूँ तो क्या होगा? इन चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये कम हो जाएगी। और फिर हमें यहाँ पर k' लिखना होगा। क्यों k' लिखना होगा? क्योंकि ये अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा बल्कि 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इस मीडियम की परमिटिविटी है। हर मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी होती है, और वो हर मीडियम की परमिटिविटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं? उस फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ उस पार्टिकुलर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको फाइंड करना निस्बतन मुश्किल होता है, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हर मीडियम के लिए एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है हर पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो इसको मैं लिख लूँ, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहाँ से आती है? बट दिस मोमेंट वी ओनली नीड टू नो कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी पे डिवाइड करने से हमें हासिल होती है, और ये एक नंबर होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो इस बात को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये बाकी तो k है जो हमने ऑलरेडी लिखा। तो यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि k' असल में k डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r है। तो इसे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जी, अगर मैं कूलम लॉ लिखूँगा किसी मीडियम के लिए तो फिर मैं बजाय k लिखने के
उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी भी साथ में शामिल करूंगा, क्योंकि अब मैं के डैश इस्तेमाल करूंगा और के डैश जो है दैट इज़ के बाई एप्सिलॉन आर और यहाँ पर आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि जब भी कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस किया जाता है चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा, याद रहे एयर ऑलमोस्ट वैक्यूम की तरह बिहेव करता है चार्जेस के लिए, तो आप एयर में भी यही लिख सकते हैं, ये एयर के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी इतनी ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है तो वो इफेक्ट नहीं करती, तो आप उसको उसके लिए ज्यूम कर सकते हैं। लेकिन किसी अदर मीडियम के लिए फिर आपने यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी लिखनी है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं अगर आप रेशो लें इन दो फोर्सेस का, यानी वैक्यूम की फोर्स और मीडियम की फोर्स, जब चार्जेस वैक्यूम में हो और जब चार्जेस मीडियम में हो, तो अगर आप इन दोनों का रेशो लें, ऊपर वैक्यूम की लिख लें कि 1Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, नीचे कौन सी फोर्स है वो मीडियम वाली है तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, साथ में एप्सिलॉन आर है। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसको उल्टा कर लें, डिवाइडेड बाई Q1 Q2, तो इसमें आप जो सिमिलर हैं उनको कैंसिल आउट कर लें और आप देख सकते हैं कि यही रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू असल में वो रेशो है जो हमें एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ मीडियम से मिली। तो अगर आपको इनमें से दो मालूम है तो तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये छोटा सा फार्मूला अपने साथ नोट कर लें। और मैं तो समझता हूँ कि आज के लिए ये काफ़ी है, लेकिन एक और चीज़ अभी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप यूं करें कि इसके साथ यूनिट वेक्टर लिख लें। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, कहाँ से कहाँ होगा, तो ये यूनिट वेक्टर दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, दूसरा भी पॉजिटिव, इसकी वजह से ये 1 है ये 2 है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो इधर है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 के ऊपर लगने वाली फोर्स 1 की वजह से F21, ये हो जाएगा ये। और इसके लिए मैं क्या कहूँगा कि जी इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगी है, और वो कौन सी फोर्स है, 1 के ऊपर लग रही है 2 की वजह से, एंड दैट इज़ दिस फोर्स। सो ये दो फोर्सेस अब मैंने इनके नाम रख लिए हैं, और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन एक मसला है इनकी डायरेक्शन में, एक की डायरेक्शन इधर है दूसरे की डायरेक्शन उधर है, तो ये ऐसे फोर्सेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। लेकिन अब R क्या है, तो अगर आप इसको सोर्स मानते हैं, इसको टेस्ट चार्ज मानते हैं, दोनों में से एक सोर्स चार्ज मान ले तो दूसरा उसके लिए टेस्ट चार्ज है, दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अगर दूसरे की फोर्स को इग्नोर किया जाए तो फिर एक की वजह से सिर्फ फोर्स आप लिख सकते हैं, इसको R12 लिख सकते हैं, तो ये वो फोर्स है जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से, ये आर्डर डिफरेंट होता है, इधर 2 1 है तो उधर 1 2 लिखेंगे, या अगर 1 2 है यानी 1 पे 2 की वजह से लगने वाली, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड, जबकि डायरेक्शन उसकी होगी 2 1, तो ये इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज़ 1 2, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज़ 2 1, और यूँ आप उनको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कभी कभी सिर्फ एक फोर्स को अगर सोर्स माना जाए और दूसरे को टेस्ट चार्ज माना जाए, तो फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज सॉरी आर कैप, ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो अगर इसको हम यूनिट वेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड है, तो अगर इस फॉर्म में लिखूं तो आपको क्या मिलेगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब और साथ में वेक्टर आर, और यूँ आप नीचे क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर आर वेक्टर फॉर्म में होगा। यूनिट वेक्टर के कोई डायमेंशन कोई यूनिट्स नहीं होते, तो सिर्फ यूनिट वेक्टर होगा तो नीचे स्क्वायर होगा। अब भी ये बात ट्रू है कि फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ये सिर्फ मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंट लिखने का एक तरीका है, अदरवाइज दोनों टेक्निकली फिजिकली सेम है। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दलो अल्लाह पामान।